नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। आज का वीडियो जो है वो बहुत बहुत संगीन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं सिर्फ ये नहीं बताने वाली हूँ कि जो इज़राइल, यूएस और ईरान के बीच में वॉर है वो कहाँ जा रही है, बट मैं ये भी बताने वाली हूँ कि हम एज इंडियंस और एज वर्ल्ड इस पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। ये वीडियो में मैं एक एक करके क्वेश्चंस कवर करूँगी। इसमें हम फॉरेन कंट्रीज़ का अलाइनमेंट देखेंगे, रशिया चाइना का अलाइनमेंट देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम पे एज अ वर्ल्ड क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्या ये एक वर्ल्ड वॉर 3 सिचुएशन है? क्या ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर बहुत नेगेटिविटी या बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और क्या प्लानिटरी अलाइनमेंट्स हैं जो इसको रिजल्ट करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन। पिछले 19 साल से टैरो रीडिंग सर्विसेज में हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कितना पेचीदा और संगीन ये पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें आने वाले समय में? क्या 2026 के बारे में जो बोला जा रहा था, क्योंकि मैंने भी एक प्रेडिक्शन करा था 14 जनवरी को, मुझे याद है मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे जो काफ़ी वायरल हुई थी और उसमें भी ये बताया गया था कि वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशंस अगले कुछ ही महीनों में क्रिएट हो रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ प्लानिटरी अलाइनमेंट्स की और आपको समझाती हूँ कि मार्स और यूरेनस का जो एक पेचीदा अलाइनमेंट हुआ है, और ये जो पेचीदा अलाइनमेंट है ये एग्जैक्टली गल्फ कंट्रीज़ और ईरान के ऊपर जाके ठहर रहा है। इस वजह से ये जो एनर्जी है ये बहुत इम्पैक्ट कर रही है ईरान को। ईरान के लिए एक बहुत काला समय, एक बहुत ब्लैक टाइम एक तरीके से ये रिजल्ट कर रहा है, और इस वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो तहस नहस हो रही है। ईरान के सबसे बड़े मिनिस्टर्स तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। ईरान में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, और ये तबाही पे क्या ईरान भी रिएक्ट करेगा वो हमने ऑलरेडी देख रखा है। अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ऑलरेडी 1200 साइट्स पे ईरान बॉम्ब कर चुका है। ये कुवैत, अबू धाबी, दुबई और दुबई के पाम जुबैरा जैसी जगह पर भी इसका इम्पैक्ट देखा गया है। पूरे गल्फ में अफरा तफरी मची हुई है। दुबई केवल में ही 40 लाख से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, और ये हम सब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शटडाउन का स्पेस है, क्योंकि यूरेनस जो है वो एयर का माध्यम होता है। यूरेनस रिप्रेजेंट्स एयर, और यूरेनस का कंजंक्शन अगर मार्स के साथ होता है तो मार्स रिप्रेजेंट्स फायर। फायर और एयर का ये मतलब हुआ कि फायर जो मतलब है वो आग जो है वो आसमान से टपकेगा, आग जो है वो आसमान से बरसेगा। और आग आसमान से कब बरसता है? जब मिसाइल्स शूट होती हैं, जब ड्रोन शूट होते हैं, जब बॉम्ब शूट होते हैं। तो कितना नेगेटिव इसका इम्पैक्ट है आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने 20 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला डेवलप करी है, और वो 20 क्वेश्चंस जो हैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स को आंसर कर देंगे। टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम के थ्रू मैं आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। इस पर मैं वीडियो अपडेट्स बनाती रहूँगी। मेरे इंस्टाग्राम चैनल द होप टैरो को ज़रूर फॉलो करें, और इस यूट्यूब वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आगे जाके अपडेट्स मिलते रहेंगे। मेरे वीकली हॉरोस्कोप्स और प्रेडिक्शंस में भी मैं आपको वॉर अपडेट्स देती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, विल दिस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट टर्न इनटू अ वर्ल्ड वॉर 3? सबसे इंपॉर्टेंट और संगीन सवाल। तो हम टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से ये समझते हैं कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट वाकई एक बहुत बड़ी वॉर या वर्ल्ड वॉर 3 का एक आगाज़ है, एक शुरुआत है। तो सबसे पहले कार्ड्स ये कहते हैं ये सिचुएशन बहुत ख़राब है। पीछे जो कॉन्फ्लिक्ट दब रहा था, या हम लोग ग्लोबल पीस, जेनेवा से ग्लोबल पीस के बारे में बात कर रहे थे, अब वो डेवलप इतना नेगेटिवली हो रहा है कि जो पास्ट में हमने सन की तरह सब चीज़ को छाया में डाल रखा था, अब वो टावर की तरह फट रहा है और हर चीज़ कंप्लीटली डिसोरिएंट हो रही है। टावर का कार्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप देखेंगे कि कैसे लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, बिजली स्ट्राइक कर रही है, आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। एग्जैक्टली जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ वो एग्जैक्टली इस रेप्लिकेशन में दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने के आगाज़ पे है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। पर अगर ग्लोबल रिपब्लिक ने और आसपास की बाकी कंट्रीज़ ने इसको आराम से शेल्टर करने की कोशिश करी, तो ऐसा हो सकता है कि 10 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीज़ स्लोली एंड स्टेडली शेल्टर हो जाए। ये कंप्लीट वर्ल्ड वॉर वाला सिचुएशन नहीं है, बट हम एक क्लोज वॉर वाले सिचुएशन में हैं। अभी से लेकर अगले 16 मंथ्स जो हैं ये बहुत क्रिटिकल है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली इसका दावा ठोकूं तो मैं ये समझती हूँ कि जो यूरेनस और मार्स का कंजंक्शन है ये सबसे ज़्यादा इस टाइम पे परेशान करने वाला है। जो 3 तारीख मतलब 3 मार्च का एक बहुत बड़ा लूनर एक्लिप्स हो रहा है, और इस लूनर एक्लिप्स के बाद अगला एक्लिप्स होगा 2028 में जाके। तो इस समय पे एक बहुत मेजर इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा, और यही प्लानिटरी कंजंक्शंस कंप्लीटली डिसोरिएंट करेंगे सब चीज़ों को।
28 तारीख को, 28 फरवरी को जब ये वॉर स्टार्ट हुआ और इसका सबसे ऊपर का हमें लेवल दिखाई दिया, उस दिन 6 प्लैनेट्स आसमान में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इस पर भी एक रील बनाई गई थी कि जिसमें 6 प्लैनेट कंजंक्शन आपको क्लियरली आसमान में दिखाई दे रहा है और इस वजह से चीज़ें जो है वो ज़्यादा नेगेटिव हुई और उसी दिन आपको इम्पैक्ट दिखा। मैक्सिमम इम्पैक्ट 3 मार्च तक, उसके बाद सेकेंड फेज ऑफ इम्पैक्ट 11 मार्च तक सबसे ज़्यादा उथल पुथल होगी, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। ये वॉर जो है ये अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट होगा, जैसे यूरेनस और मार्स अफगानिस्तान की तरफ मूव करेंगे और ये वॉर जो है वो मेरे हिसाब से अप्रैल तक आपको ज़्यादा घातक दिखाई देगी पूरे गल्फ कंट्रीज़ में, पूरे उस ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, और आपको ज़्यादा दिखाई देगा कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब एरियाज़ में भी इसका इम्पैक्ट आपको स्लोली एंड स्टडीली बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले टैरो सवाल की तरफ और देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट टैरो क्वेश्चन। नेक्स्ट टैरो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस वॉर इन द नेक्स्ट 3 to 6 months। तो अगले 3 से 6 महीने में क्या फ्यूचर रहता है इस वॉर का, आइए हम जानते हैं। इस वॉर के फ्यूचर में ऐसा दिखाई देता है कि सब राजा जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और ये पानी के रास्ते से वॉर ज़्यादा बल्क में लड़ी जाएगी। फ्यूचर में ऑफ कोर्स 6 मंथ्स जो है ये ले रहा है, जून 4 तक ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है। उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि 6 महीने बाद जाके जून 4 एंड ऑनवर्ड्स जाके ये धीरे धीरे कम होगी। बट 3 to 6 मंथ्स में जो राजा हैं वो उनका ईगो अड़ेगा। ये राजा जब अपने ईगो का क्लैश कर रहे हैं वो हम लोग को, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये बात सच है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे सारे राजा ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब अगर हमें अगला क्वेश्चन देखना है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूएसए इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। यूएसए का तो सबसे बड़ा रोल है मेरे हिसाब से। यूएसए के एक जो मेजर हमको कहते हैं कि एक पर्सनल इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है, ऑयल इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर वेपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, और मेरे हिसाब से ट्रम्प भी काफ़ी इस समय पर ऐसे सिचुएशन में है वेयर ही इज़ क्वाइट मिसअलाइंड, और ये मिसअलाइनमेंट की वजह से शायद ये फॉल्स चीज़ें भी करते दिखाई देंगे अभी के समय पर यूएसए का क्या इम्पैक्ट है। देखिए यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं अपना एक वर्ल्ड पावर बनने क्या अलाइनमेंट देख रहा है और ये वॉर उसको ये वर्ल्ड पावर बनता दिखाई दे जाएगा हमें। अभी अपने फाइनेंसेस के बारे में पास्ट में सोच रहा था यूएस, बट अभी वो सिर्फ एक वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एनर्जी की तरह, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अचीवर्स की तरह दिखाई देंगे और ये अकॉम्प्लिश करेंगे यूएसए वाले। यूएसए ने अपना पूरा वर्ल्ड पे ग्रैब जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेना है। इसी वॉर के माध्यम से ये सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी पावर की तरह इमर्ज करेगा और उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। वो जो चाहेगा वो अकॉम्प्लिश करेगा और वो सक्सेसफुल होगा। मतलब ट्रंप के जो भी इरादे हैं वो सक्सेसफुल होते दिखाई दे रहे हैं, और ट्रंप जिसके साथ खड़ा है वो पर्टिकुलर कंट्री भी, जैसे इन दिस केस इजराइल, सक्सेसफुल होती नज़र आ रही है। तो ट्रंप जो है या यूएसए जो है एज अ सुपर पावर इमर्ज करेगा और वो सारे ही अपने जो प्रमाण हैं, जो उनके डिसीजंस हैं, वो सब सच होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आर द अदर पावरफुल कंट्रीज सीक्रेटली इन्वॉल्व, क्योंकि ये सब अकेले इजराइल ईरान नहीं लड़ रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल ने एक सऊदी के साथ मिलकर सीक्रेट प्रेशर क्रिएट करा था यूएसए पे, पर ऑफ कोर्स ट्रंप ऐसे इंसान नहीं है जो किसी के प्रेशर में रिएक्शन देंगे। वो अपने मन की सुनते हैं और वो अपने मन से ही ये सब चीज़ अकॉम्प्लिश कर रहे हैं। तो क्या और कोई कंट्री इन्वॉल्व है? देखिए और कंट्रीज़ ज़रूर इन्वॉल्व हैं इसके अंदर दिखाई देता है, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो आपस में ही रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आते हैं। ये एक ही पिता के बच्चे हैं और ऐसा लग रहा है कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। दैट्स एग्जैक्टली हैपनिंग बिटवीन शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है कई लोग आँख बंद करके भी कई कंट्रीज़ जो है फॉलो कर रहे हैं। तो हाँ, दूसरे कंट्रीज सीक्रेटली इन्वॉल्व इस पूरे सिचुएशन में 100% हैं। अगला क्वेश्चन है कि इज़ द वॉर गोइंग टू एस्केलेट और काम डाउन वेरी सून। देखिए इसके लिए मुझे टैरो कार्ड पुल करने की ज़रूरत नहीं है, एस्केलेशन हो रहा है। सबसे पहले तो मार्च और अप्रैल का समय बहुत ज़्यादा घातक है और बहुत ज़्यादा एस्केलेटरी है। मैं बोलूँगी कि इस समय पे कोई भी ट्रैवलिंग जो है, अगर आप वेस्ट की तरफ प्लान कर रहे हैं,
साउथ ईस्ट की तरफ प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ रुक जाएं और बहुत ज़रूरी ना हो तो ना करें, अपने प्लान जो है वो यहीं रोक लें। स्पेसिफिकली अगर वो लोग की मैं बात करूँ जो लोग वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रैवल कर रहे हैं या इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप, डू नॉट डू दिस अनलेस इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। कभी ये बहुत एस्केलेट हो जाएगा, कभी बिल्कुल शांत हो जाएगा, तो आप ट्रैवलिंग प्लान बना लेंगे, बिल्कुल नहीं, करना ही नहीं है ट्रैवल, एटलीस्ट जून तक आपको ट्रैवल नहीं करना है। अब व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल रीजन बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यूरेनस मार्स का कंजंक्शन, अभी सारा का सारा जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिकली एक मर्करी रेट्रोग्रेड जो चालू हो गया है पाइसेस के अंदर, वो भी, क्योंकि पाइसेस इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर मर्करी। अगर पाइसेस मर्करी में लैंड करता है तो वो कम्युनिकेशन, आईटी, ये मिसाइल्स, इन सब चीज़ को जनरेट करता है। तो ये जो जनरेटिव पावर है ये एक्चुअली एक बहुत ही नेगेटिव पावर की तरह सामने आएगी और चीज़ों को और ज़्यादा एस्केलेट करेगी। स्पेसिफिकली जब तक मर्करी रेट्रोग्रेड ख़त्म नहीं हो जाता, अगले 1-1.25 महीने कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, ये बात तो आप सोच के रखिएगा। हु हैज़ स्ट्रॉन्गर एनर्जी एट दिस मोमेंट, मतलब एनर्जेटिक पोजीशन के हिसाब से क्या इजराइल, यूएस या ईरान, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ऑफ कोर्स ईरान अकेला नहीं है यहाँ पर, हमें पता है कि ईरान के पास बैकअप है, ईरान के पास चाइना है, ईरान के पास शायद रशिया भी है, और ये लोग चुप करके खेल रहे हैं। बट सूनर और लेटर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना के पास कोई और रास्ता है ही नहीं, नेवल रास्ते सारे ब्लॉक हो चुके हैं। तो अगर चाइना इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान या लैंड के ज़रिए ही वो हमला कर सकता है जवाबी। तो यही एक रास्ता है जो है, बट ऑफ कोर्स किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर 100% पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ईरानियंस के लिए बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा डॉग चेस सिचुएशन है, सब उनके पीछे पड़ गए हैं। और स्पेसिफिकली एक रिलीजियस सेंट्रिक अगर मैं इंटरेस्ट बोलूँ तो वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड दिखाई दे रहा है। वो कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं और अपने प्रयास उन्होंने पूरे स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं। हार मानने वाले ऐसे आसानी से है नहीं, चाहे उनका रिलीजियस लीडर आज सुबह ही मारा गया है, पर उसके बाद भी हार नहीं मानेंगे। बट अगर मैं बोलूँ कौन जीतेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड द हायरोफांट के साथ है, मतलब यूएस, इजराइल, ट्रंप, उन्हीं की जीत मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और किसी भी सिचुएशन में अगर मैं लगाऊँ तो उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि उनके आर्म्स एंड एम्यूनेशंस भी इस समय पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आज तो सुबह मैंने ये भी सुना न्यूज़ में कि ट्रंप ने एक बात जारी करी थी कि ऐसा हमला करूँगा, आज ही ऐसा हमला करूँगा, ईरानियन शांत हो जाए वरना मैं सबको शांत कर दूँगा। तो ऑफ कोर्स वो एक बड़ा न्यूक्लियर अटैक या इस प्रकार का कुछ भी आगे प्लान कर सकते हैं। तो आगे हमको ये देखना है कि विल देयर बी न्यूक्लियर अटैक या किसी प्रकार का क्या न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर अराइज हो सकता है या नहीं, दोनों में से किसी भी कंट्री में। तो अगर मैं न्यूक्लियर अटैक की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि अभी एकदम से न्यूक्लियर अटैक होगा। न्यूक्लियर अटैक के क्लोज अटैक्स हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये जो हम लोग मिजरी साइन करते हैं, जेनेवा जो है, ये सब न्यूक्लियर अटैक्स को नहीं होने देंगे। बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा आसमान से फायर बरसना, वो चीज़ मुझे अभी भी दिखाई देती है। अगला, क्या ये एक इम्पैक्ट करेगा ग्लोबल इकोनॉमी पे? क्या ये सब जो हो रहा है वो ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेगा? ऑफ कोर्स ऑयल जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वॉर जो है उसमें भयंकर तरीके से पैसा रिलीज़ होता है, भयंकर तरीके से हम पैसा खोते हैं। तो क्या ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा हमारे ग्लोबल इकोनॉमी पे? एब्सोल्युटली यस। अभी तो हम लोग फिर भी संभले हुए हैं, किसी न किसी तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी को हमने शेल्टर कर रखा है। बट टावर का कार्ड फिर से आ रहा है, 110% एक बहुत बैड इम्पैक्ट आ रहा है। और ये जो बैड इम्पैक्ट है आपको अगले 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर ये दिखने लग जाएगा। अपने पैसे ज़रा अपने घर पे रखिए, बैंक्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई मत करिए। और अगर आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट या ऑयल, पेट्रोल या फायर रिलेटेड काम करते हैं तो ये सब हमको पर्सनली भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर देयर एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ विल दिस इम्पैक्ट इंडिया एंड द एशियन कंट्रीज़? देखिए, अगर हम अभी तक चुप हैं एज अ कंट्री विच इज़ पीस लविंग, इंडियंस कभी भी इस सब चक्कर में बहुत जल्दी से नहीं पड़ते, बट ये रास्ता दूर नहीं है। अगर ईरान ने पाकिस्तान, चाइना को इन्वॉल्व कर लिया तो सूनर और लेटर इंडिया को भी हमें इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। पर अगर हम इस सिचुएशंस पे देखते हैं कि इंडिया का क्या इम्पैक्ट है, तो देखिए इंडिया चुपचाप अपना काम कर रहा है, और अगर उसको छेड़ा जाएगा तो मोदी जी पीछे नहीं हटने वाले। अगर इंडिया को किसी भी टाइप का अटैक किया जाएगा, क्योंकि इसमें एक कोरिलेटेड डैमेज टाइप का दिखाई
दिखाई दे सकता है, बट इंडिया चुपचाप अपने काम में लगा हुआ है, वो किसी चक्कर में पड़ नहीं रहा। मोस्ट पॉसिबली इंडिया पे बहुत फाइन अटैक नहीं आएगा, बट अगर इम्पैक्ट आता है तो हमारा जो लीडर है वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये जो फाइट है वो लीडर्स के बीच की फाइट है। तो देयर विल बी अ स्ट्रेट इम्पैक्ट, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो हम लोग इस यहाँ पर एक राहत की सांस ले सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि क्या रशिया यहाँ पर स्ट्रैटेजी चला रहा है, क्या रशिया किसी टाइप का स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर है यस। रशिया जो है ये चुपचाप डैमेज में बिलीव करते हैं और चुपचाप डैमेज ज़रूर करेंगे। सामने कोई भी आएगा और रशिया के खिलाफ खड़ा होगा तो रशिया बहुत आत्मघाती हो सकता है, चाहे वो ट्रंप ही क्यों ना हो। तो रशिया अगर सामने आता है तो बैंग बैंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली ही है। और अगर रशिया इन्वॉल्व होता है बाय एनी चांस तो फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमी डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो भगवान करे कि रशिया इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि रशिया अगर इन्वॉल्व होता है तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट powerful countries and it can be really bad. How will China respond to the Israel and Iran situation? तो देखिए चाइना का क्या इम्पैक्ट होता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमने रशिया का समझा, बट ऑफ कोर्स चाइना ज़्यादा दूर नहीं रह सकता या बहुत समय तक चुप नहीं रह सकता, क्योंकि 10% पूरा ऑयल जो है वो डायरेक्ट इजराइल से आता है और 25 साल की ट्रीटी इन्होंने ऑलरेडी साइन कर रखी है। तो मेरे हिसाब से चाइना अभी तो शांत है और शांत ही दिखाई दे रहा है, पर वक्त आने पे अगर ज़रूरत पड़ी तो बहुत इम्पैक्टफुली नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक ये प्रहार करने के लिए रेडी दिखाई देते हैं। अपने पैसे को, अपनी इकोनॉमी को, अपने लोगों को, चाइना के जो लीडर हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पर हाँ एक अगर ज़रूरत पड़ी तो वो एक फायर, या वही बात है यूरेनस मार्स, वो ऊपर से फायरी हमला ज़रूर कर सकते हैं और इस बात को 100% मैं देख सकती हूँ। तो चाइना अब बोलते हैं कि न्यूट्रल है या प्रिपेयर कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये है। तो वो प्रिपेयर कर रहा है, पर हाँ अभी वो बहुत सेफ और स्ट्रैटेजिक खेल रहा है। आर रशिया एंड चाइना अलाइनिंग एनर्जेटिकली इन दिस कॉन्फ्लिक्ट? येस, बोथ ऑफ देम आर अलाइंड, बट टू अ डिसेंट लेवल। दे आर नॉट फाइटिंग देयर हार्ट आउट बिकॉज इट इज़ नॉट देयर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। ये बात मुझे समझ आती है। इज़ द न्यू ग्लोबल पावर ब्लॉक फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ दिस वॉर? ऑफ कोर्स, देखिए न्यू ग्लोबल पावर फॉर्म हो रही है, और ये जो पावर है ये जो हम मिडिल ईस्ट में समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं ऑयल की वजह से, गोल्ड की वजह से यहाँ पर लैक करता है, नहीं, ये जो ग्लोबल पावर है ये अब वेस्ट की तरफ जा रही है और वेस्ट के में एक बहुत बहुत डेवलपमेंट मुझे दिखाई देता है। मेरे हिसाब से क्या एक मतलब ग्लोबल लीडरशिप जो है वो वेस्टर्न डोमिनेंस की तरफ शिफ्ट होगा? ऑफ कोर्स इसका आंसर येस है। ये दिखाई दे रहा है कि वेस्टर्न डोमिनेंस की तरफ ही लीडरशिप जा रही है। और क्या हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो सेफ़ रहेंगे, साउंड रहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या हम एज इंडियंस सेफ़ है, साउंड है? देखिए भारतीय कभी किसी से डरता नहीं और हम किसी से डर नहीं रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे आर्म फोर्सेस पूरी तरीके से तैनात है। अगर पाकिस्तान भी कोई पंगा लेता है आने वाले समय में, जो मुझे अप्रैल के अराउंड दिखाई दे रहा है या मिड ऑफ द ईयर के अराउंड दिखाई दे रहा है, तो हम नहीं हारेंगे, और ये बात पक्की है। वाकई इंडियंस को पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम इससे अलूफ है और अनअलाइंड है। बट ऑफकोर्स हम लोग के जो भाई बंधु इतने सारे, मेरा तो मैं अगर बात करूँ तो अगर मेरे दिन के 5 सेशन रहते हैं तो 5 में से एक मेरा सेशन हमेशा मिडिल ईस्ट की तरफ का किसी इंसान का रहता है, चाहे वो उस वहीं के सिटीज़न हो, चाहे वो इंडियन सिटीजन्स हो। बट मेरा बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और वही एक रीज़न है इस वीडियो को बनाने का। बट हाँ, इंडिया में इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, उससे हमें थोड़ा सा डील करना सीखना पड़ेगा। मेरा यही विषय, एक्चुअली में यही विषय है कि ये जो वॉर सिचुएशन है वो जल्दी से डाइल्यूट हो जाए। ये जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो ह्यूमैनिटी के कम्प्लीटली अगेंस्ट है, ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी के अगेंस्ट है और ह्यूमंस के अगेंस्ट है। जो लीडर्स की तनाव की वजह से, रिलीजियस तनाव की वजह से इनोसेंट बच्चे, इनोसेंट लोग मर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी फैमिली डिसोरिएंट ना हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंक्लूड करती हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी उन लोगों के लिए जो बहुत क्यूरियस है वॉर सिचुएशन के लिए, क्योंकि इफ़ वी सी इट कमिंग अराउंड द वर्ल्ड, वी सी इट कमिंग टुवर्ड्स अस, जैसे कोविड में हुआ था। और जो ये यूरेनस मार्स का प्रभाव है या जो ये प्लानिटरी अलाइनमेंट्स है, ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी हुआ था। ये बहुत सारी ट्रीटी और कॉन्फ्लिक्ट्स के समय हमें देखा गया था। और 2026 वाकई फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत अच्छा नहीं होने वाला, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट टू। Praying for the maximum love, peace and prosperity around the globe. This is me, Dr. Sneha Jain, concluding this video. Please take good care of yourself, and whatever, if you have a free question
नीड, जो अगर आपको कोई फ्री टैरो क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे, जो इंस्टाग्राम पे लिंक्ड है, इंस्टाग्राम पे द होप टैरो पे जाइए, व्हाट्सएप का बटन क्लिक करिए वहीं पर और मुझसे अपना फ्री टैरो क्वेश्चन ज़रूर जानिए. Until the next time, be very safe and happy. All the very